Assalamu alaikum students, this is part 5 of Punjab Sales Tax on Services Act 2012। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो है उसके जितने भी सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। अब ये चैप्टर जो है पेमेंट्स एंड कलेक्शंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विसेज, जितनी भी टैक्सेबल सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी कलेक्शन और उसकी पेमेंट के हवाले से जितने भी मसले मसाइल हैं और जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो इसमें पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन 17 है, कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स। कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स का मतलब ये है, जैसा कि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गलती की वजह से, इंसिडेंट की वजह से, या फिर आप एक्ट को अच्छी तरह नहीं समझे और आपने एक्स्ट्रा कोई टैक्स जमा करवा दिया है, तो उस सूरत में क्या होगा, कैसे कलेक्शन होगी, वो हमने अब देखनी है। ठीक है, चूँकि ये चैप्टर कलेक्शन के बारे में है तो पहला सेक्शन जो है वो एक्सेस टैक्स जो आपने पे कर दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी से सर्विस ली है, ठीक है, और उस बंदे ने 16% आपसे टैक्स लेना था और उसकी बजाय 18% ले लिया है, तो अब वो 18% जो है वो बंदा रखेगा या गवर्नमेंट रखेगी, ये सारी बातें इस सेक्शन में बताई गई हैं। Any person who has collected or collects the tax or charge, whether under misapprehension of any provision of this act or otherwise, which was not payable as tax or charge, or which was in excess of the tax or charge actually payable, and the incident of which had been passed on to the person to whom the service was provided, shall pay the amount of tax or charge सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। तो वही बात है कि कोई भी पर्सन जो कलेक्टर है, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है या कलेक्ट करता है, तो ऐसा पर्सन अगर मिस एप्रीहेंशन, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई भी टैक्स कलेक्ट कर लेता है, तो अब वो टैक्स उसने जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है वो अपने पास नहीं रखना, वो भी गवर्नमेंट को ही जमा करवाना है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई बंदा 16% की बजाय 18% किसी से टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेता है, सर्विस उसने दी है, सर्विस प्रोवाइडर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है और सर्विस रेसिपिएंट से 16% की बजाय 18% गलती से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब उसने ये नहीं करना कि ऊपर वाला, फिर उसको पता चल जाता है और वो फिर ये नहीं करेगा कि ऊपर वाला जो 2% उसने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया वो अपने पास रख ले और गवर्नमेंट को 16% ही जमा करवाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसने जो 18% कलेक्ट किया वो 18 का 18% गवर्नमेंट को जमा करवाएगा और जिसने टैक्स पे किया है रेसिपिएंट, अगर वो टैक्स एक्स्ट्रा जो है वो क्लेम करना चाहे तो वो गवर्नमेंट से क्लेम करेगा। ठीक है जी, तो ये एक तरीकाकार बताया गया। उसके बाद है जी सब सेक्शन 2, एनी अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 1। ये जो ऊपर वाला सब सेक्शन 1 था, इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट को पेबल है, गवर्नमेंट को ये जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह की अमाउंट आपने सारी कलेक्ट की है, ये सारी गवर्नमेंट को पेबल है, शैल बी डीम टू बी एन अरेयर पेबल अंडर द एक्ट एंड शैल बी रिकवर्ड अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये अरेयर क्या होता है जी? ये बेसिकली वाजिबात को कहते हैं, मतलब ऐसे वाजिबात जो पेएबल हैं गवर्नमेंट को। आपने मिस एप्रीहेंशन या मिस कैलकुलेशन से कुछ टैक्स कलेक्ट कर लिया और अब वो आपके पास चला गया, अगर आप वो ड्यू डेट के अंदर जमा नहीं करवाते, गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करवाते, तो ऐसी सूरत में उनको अरेयर पेएबल समझा जाएगा। अरेयर पेएबल क्या है जी? वाजिबात जो आपने जमा करवाने हैं। अच्छा, ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म है अरेयर पेएबल, ये हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर पढ़ी थी और उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि अगर कुछ अरेयार्स हो जाते हैं, वाजिबात हो जाते हैं जो पेएबल हों, ये बेसिकली क्या होता है कि एक फाइनल डेट होती है ना, फॉर एग्जांपल 30 तारीख है, 30 तारीख को आपने टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना था और आप नहीं करवाते, तो 31 तारीख को वो सारा टैक्स अरेयर बन जाता है, वाजिबात बन जाते हैं जो आपने जमा नहीं करवाए। ठीक है,
तो अब वो वाजिबात को इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है अरियार का, क्योंकि उस एक्ट के अंदर जो अरियार है फिर ये इसके कलेक्शन का एक तरीक़ाकार सारा बताया गया है कि उसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है उस बंदे को जो है वो उसके पर्सनल एसेट्स को सीज़ कर सकती है, इसके अलावा उसको अरेस्ट कर सकती है, और भी बहुत सारे मामलात थे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, अरियार पेएबल के तौर पे गवर्नमेंट उस जो पेमेंट है जो गलती से ली गई है उसको डील करेगी, और वो ही जो उसको जमा करवाना जो है वो जिसने टैक्स लिया है उसने गवर्नमेंट को जमा करवाना है, अदरवाइज उसको अरियार पेएबल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और उससे फिर ले लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द इंसिडेंट ऑफ टैक्स आर चार्ज रेफर्ड टू in subsection 1 has been or has not been passed to the person to whom the service is provided shall be on the person collecting the tax or charge। अब ये जो burden of proof की बात की गई है कि अगर कल को burden of proof चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे ने टैक्स पे किया है 16 की बजाय 18%, उसको पता चल जाता है, वो कल को गवर्नमेंट से क्लेम करता है कि मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में जो गवर्नमेंट है वो प्रूफ किस से मांगेगी? जिसको सर्विस दी गई उससे नहीं मांगेगी, ठीक है, या जिसने क्लेम किया, बल्कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ उससे मांगेगी जिसने वो टैक्स कलेक्ट किया था। अब उसने क्या करना है, इनवाइस लेके आनी है, उसके ऊपर वाज़े तौर पे लिखा होगा कि मैंने 16 की बजाय 18% कलेक्ट किया था और वो 18% गवर्नमेंट को जमा करवाया था। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये किसके ऊपर है? जो टैक्स कलेक्टर होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर टैक्स कलेक्टर, तो उसके ऊपर होता है। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 18 है, टाइम, मैनर एंड मोड ऑफ पेमेंट। अब इसमें टाइम, मैनर, तरीक़ाकार और मोड ऑफ पेमेंट सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग टू कंट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, ये वाली लाइन बार बार हमने देखी होगी, मैं इसको इग्नोर भी कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अदर लॉ के अंदर कोई भी दूसरा तरीका है या फिर इससे अलग तरीका है या कोई भी तरीका है, उसके बावजूद जो इसमें तरीका बताया गया है वो इस टैक्स को कलेक्शन के लिए फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी। टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी पेड बाय अ पर्सन। अब जो वो कह रहे हैं कि जो टैक्स है टैक्सेबल सर्विसेज का प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, एक टैक्स पीरियड फॉर एग्जांपल टैक्स पीरियड है मार्च, या फिर एक कोई साल है, या फिर जनवरी का टैक्स पीरियड अलग है, मार्च का अलग है, अप्रैल का अलग है। तो उस टैक्स पीरियड के अंदर जो भी टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड की गई है बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पीरियड अंडर चैप्टर 6। अच्छा, ये रिटर्न के बारे में कि आपने कैसे गवर्नमेंट को जमा करवाना है टैक्स, तो इसके बारे में चैप्टर 6 के अंदर बताया गया, हम जाके पढ़ेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस पीरियड के अंदर आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसी पीरियड के अंदर आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात आपने याद रखनी है कि टैक्स पीरियड, अगर टैक्स पीरियड मार्च का है और मार्च में आपने सर्विस दे के टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो आपने मार्च के एंड पे अगर जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को, तो मार्च के एंड पे ही जमा करवाएंगे। ठीक है जी। इसका ये मतलब है कि जिस महीने का टैक्स पीरियड है, उस टैक्स आपने कलेक्ट किया टैक्स पीरियड का, उसी के अंदर जमा करवाना है। इसके अंदर नेक्स्ट है जी, फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 अ टैक्सेबल सर्विस शैल बी कंसीडर्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन अ टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जो टैक्सेबल सर्विस है वो कैसे समझी जाएगी कि कौन से टैक्स पीरियड के अंदर फॉल करती है। फॉर एग्जांपल एक टैक्सेबल सर्विस है वो मार्च के अंदर दी गई और उसके पैसे जो है वो अप्रैल में लिए गए, और उसकी जो इनवाइस है वो अप्रैल में बनी और उसके पैसे जो हैं वो मई में लिए गए। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा, कैसे डील किया जाएगा, किस टैक्स पीरियड में उस सर्विस को काउंट किया जाएगा, वो चीज़ें बताई जा रही। तो पहली चीज़ इसमें ए बताया गया, इट वाज प्रोवाइडेड टू द रेसिपिएंट, कि जिस
महीने के अंदर वो सर्विस रेसिपिएंट को मिल गई, कस्टमर को मिल गई, प्रोवाइड कर दी गई, उसी महीने को उस जो टैक्स पीरियड के अंदर उस सर्विस को काउंट किया जाएगा और वही टैक्स पीरियड उसका कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्विस मार्च के अंदर दी गई है तो उस टैक्स का जो टैक्स पीरियड है वो मार्च है और मार्च के अंदर ही उसने रिटर्न फाइल करना है, उसके अंदर ही उसने उसको काउंट करना है। उसके बाद बी है एन इनवाइस फॉर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस वाज इशूड और वाज ड्यू टू बी इशूड आर सेंट आर ड्यू टू बी सेंट टू द रेसिपिएंट। या फिर क्या है कि जिस महीने के अंदर इनवाइस इशू की गई थी या इनवाइस इशू की जानी थी उस महीने के अंदर या फिर वो सेंट की गई रेसिपिएंट को, कस्टमर को, वो इनवाइस वाला महीना जो है वो क्या कहलाएगा जी, टैक्स पीरियड कहलाएगा। तीसरी कंडीशन है जी कंसिडरेशन फॉर द सेम वाज रिकवर्ड, कि जिस महीने के अंदर क्या किया जाए कि पैसे ले लिए गए। ठीक है, उस महीने को भी जो है वो क्या कंसीडर किया जाएगा जी, टैक्स पीरियड कंसीडर। उसके बाद एक वर्ड लिखा गया विच ईवर इज अर्लियर, इन तीनों में से जो भी पहले आ जाएगा उसी को टैक्स पीरियड काउंट किया जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, टैक्सेबल सर्विस, और आपने एक सर्विस किसी कस्टमर को प्रोवाइड की है और वो सर्विस प्रोवाइड की है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब 10 अप्रैल को सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, उसकी इनवाइस बनी है कब, जाके अप्रैल के बाद मई के अंदर। ठीक है, इनवाइस मई के अंदर बनी है, लेकिन आपने जो कलेक्शन ऑफ पेमेंट है वो मार्च में कर ली थी। आपने एक सर्विस प्रोवाइड की है कब, अप्रैल के अंदर, पैसे आपने उसके पहले ही 10 मार्च को पैसे ले लिए थे और 10 अप्रैल को आपने सर्विस प्रोवाइड की और 10 मई को जाके आपने इनवाइस जनरेट की। अब इन तीनों में से पहला काम कौन सा हुआ है जी, सबसे पहला काम हुआ है जो आपने पैसे लिए हैं 10 मार्च के अंदर। तो 10 मार्च के अंदर आपने सब पहला काम पैसे लिए, तो 10 मार्च के अंदर चूंकि आपने पैसे ले लिए तो 10 मार्च के अंदर ही उसको काउंट किया जाएगा कि इसका जो टैक्स पीरियड है वो मार्च है। ठीक है, पहला काम मार्च में हुआ है, तो इन तीनों में से जिस महीने में भी पहला काम, इन तीनों में से जो काम भी जिस महीने में होगा और पहले होगा उसी महीने को जो है वो टैक्स पीरियड करार दिया जाएगा। तो आई होप कि ये सब सेक्शन आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों में से कोई भी काम, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस की इनवाइस जनरेट करना या सर्विस के पैसे लेना, जो काम भी पहले होगा और जिस महीने में होगा उसी महीने को जो है वो टैक्स पीरियड करार दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 3 की तरफ। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 द अथॉरिटी में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अथॉरिटी जो है उसकी पावर्स को बयान किया जा रहा है। अथॉरिटी के पास ये पावर है कि डायरेक्ट दैट द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस आर सच क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विस शैल बी चार्ज कलेक्टेड एंड पेड इन एनी अदर वे मोड मैनर आर टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो अथॉरिटी के पास ये पावर्स हैं कि वो कोई डिफरेंट तरीका, कोई डिफरेंट मोड, कोई डिफरेंट मैनर, कोई डिफरेंट टाइम, ठीक है, उसको स्पेसिफाई कर सकती है कि इसको हम क्या करते हैं कि एक टैक्स पीरियड बना देते हैं या कोई और तरीका वो बताते हैं कि इस तरीके से आपने जमा करवाना है। कोई भी टाइम के मुताबिक अगर चेंज करना चाहे तो अथॉरिटी के पास ये चेंज करने की, तरीका चेंज करने की, मैनर चेंज करने की और टाइम पीरियड चेंज करने की, स्पेसिफाई करने की पावर्स हैं। उसके बाद सब सेक्शन 4 है जी, द टैक्स ड्यू ऑन टैक्सेबल सर्विस शैल बी पेड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। ये किन तरीकों से जो है वो जमा करवाया जा सकता है। पहला तरीका है थ्रू डिपॉजिट इन द बैंक डेजिग्नेटेड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी जिस बैंक को डेजिग्नेट करेगी, जिस बैंक को पावर्स देगी कि वो हमारा जो ये रिटर्न है, जो पैसा है, टैक्स है, वो रिसीव कर सकता है, उसी बैंक के अंदर क्या है जी, डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा और वो बैंक वो वाला होना चाहिए जो अथॉरिटी जिसको नॉमिनेट करे।
दूसरा क्या है, थ्रू सच अदर मोड और मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। मैंने बताया ना कि ये अथॉरिटी जो है वो मोड और मैनर स्पेसिफाई कर सकती है, तो वो जो मोड और मैनर अथॉरिटी बताएगी उस मोड ऑफ मैनर के थ्रू भी क्या किया जा सकता है कि टैक्स को पे किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 19 है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर टैक्स इज अनपेड। अगर वो कह रहे हैं कि टैक्स अनपेड रह जाता है, मतलब टैक्स आपने पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट जो है वो दो किस्म के केसेस कर सकती है। एक है जॉइंट केस। जॉइंट केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जो हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं और एक बंदा सर्विस रिसीवर है। अब ये जो दोनों बंदे हैं ना, दोनों बंदों ने टैक्स के अंदर कोई जो सर्विस प्रोवाइडर था उसने टैक्स जो है वो पे नहीं किया और जो सर्विस रिसीवर था उसको पता था इसने पे नहीं करना, तो ऐसी सूरत में जॉइंटली उन दोनों के ऊपर केस किया जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर सिंगल एक ही केस कर दिया जाएगा, जॉइंटली जिसको कहते हैं। दोनों को कहा जाएगा कि भाईजान फॉर एग्जांपल आपके ऊपर 20,000 रुपये टैक्स जो आपने देना था नहीं दिया, इसलिए आप दोनों इसके ज़िम्मेदार हैं, दोनों लायबल हैं, आके जॉइंटली पे करें, चाहे वो आधा आधा करें, जैसे भी करें, 20,000 पूरा करें। दूसरा तरीका है सेवरल लाइबिलिटी। सेवरल लाइबिलिटी क्या है, उन दोनों के ऊपर अलग अलग केस होगा। अलग अलग केस का मतलब क्या है, दोनों को अलग अलग नोटिफिकेशन जाएगा कि भाईजान 20,000 रुपये आपके ऊपर जो है वो लाइबिलिटी है, आपने टैक्स पे नहीं किया और आप आके पे करें। उनमें से जो भी पे कर देगा 20,000 वो उसके बाद केस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो वर्ड्स थे, एक जॉइंट और एक सेवरल। जॉइंट में दोनों पे इकट्ठा, सेवरल में दोनों पे अलग अलग। सबसेक्शन 1 है जी, वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सर्विस फ्रॉम एन अदर रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द नॉलेज ऑफ आर हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट दैट सम ऑफ आर all of the tax payable in respect of the taxable service provided would go unpaid as against the requirement of this tax। तो वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो सर्विस ले रहा है या जो सर्विस दे रहा है, उनमें से किसी एक को भी ये पता हो कि ये जो टैक्स पे किया जा रहा है या ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा एट द एंड, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, सच पर्सन एज वेल एज द पर्सन प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सर्विस, ऐसा पर्सन जो सर्विस ले रहा था और जो सर्विस दे रहा था, दोनों शैल बी जॉइंटली, उन दोनों को इकट्ठा भी जो है वो नोटिस भेजा जा सकता है, एंड सेवरली उनको अलग अलग भी डील किया जा सकता है इस मामले में, लायबल। ठीक है, उन दोनों वो को क्या है, लायबल हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी है फॉर पेमेंट ऑफ सच अनपेड अमाउंट ऑफ द टैक्स, कि उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को ये जो अनपेड अमाउंट है, ये जो टैक्स पे नहीं किया, गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं किया, तो उन दोनों पे ये जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि जमा करवाएं। ठीक है जी। द अथॉरिटी मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब अथॉरिटी की पावर्स क्या हैं इस मामले में, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देगी, एग्जेम्प्ट एनी पर्सन सर्विस आर ट्रांजैक्शन और क्लास ऑफ पर्सनस। अच्छा, ये किसी भी एक पर्सन को अथॉरिटी एक्सेप्शन भी दे सकती है, लेकिन उस एक्सेप्शन को देने के लिए उसने ऑफिशियल गैजेट के अंदर रीज़न और नोटिफिकेशन देना है। ठीक है जी। क्लास ऑफ पर्सन सर्विसेज आर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1। तो किसी ये जो सब सेक्शन 1 के अंदर जो है, अगर किसी वो जो पेमेंट नहीं की, अगर अथॉरिटी किसी को जो है वो नॉमिनेट कर देती है, किसी सर्विसेज को नॉमिनेट करिए कि इन सर्विसेज के ऊपर आज के बाद टैक्स नहीं होगा, और फिर नहीं दिया गया, तो फिर उनके ऊपर ये जो केस वाली बात मैंने बताई है आपको, लाइबिलिटी वाली, जॉइंट और सेवरल, वो फिर उसको उस हिसाब से डील नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 20 सेक्शन, सेल्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी आर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर जो आपका बिजनेस था वो आपने बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, वेयर द ऑनरशिप ऑफ एनी बिजनेस, ऑनरशिप जो बिजनेस की है, प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस इज सोल्ड। एक बिजनेस था, वो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था और उस बिजनेस को बेच दिया गया, ट्रांसफर्ड या फिर किसी और को दे दिया गया, आर अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ एन ऑनगोइंग कंसर्न और एक्टिविटी, या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो गया,
द फैक्ट ऑफ सच सेल ट्रांसफर और अदर डिस्पोजिशन शैल बी इंटीमिडेटेड टू द कस्टमर। अच्छा, ऐसी सूरत में जब भी कोई एक ऑनर है वो अपना बिजनेस बेचता है, किसी और को ट्रांसफ़र करता है, डिस्पोजिशन करता है, तो ऐसी सूरत में जो पुराना ऑनर था उसने क्या करना है कि कस्टमर जो कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करना है कि ये जो पहले मेरा बिज़नेस था और मैं क्या करता था, आपको टैक्स भी देता था, तो आज के बाद मैंने बिज़नेस सेल कर दिए और मैं लाइबल नहीं हूँ, जिसको मैंने सेल किया उसका ये नाम है, आपने आज के बाद टैक्स उससे लेना है। ठीक है जी। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, जब आपने बिज़नेस सेल किया उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपने कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर देना है ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सच फैक्ट बाय द फार्मर ऑनर। तो फार्मर ऑनर जो पहले ऑनर था, पुराना ऑनर था, उसी ने क्या करना है जी, ये 1 महीने के अंदर कमिश्नर साहब को जाके बता देना है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, द टैक्स चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिजनेस रेफर टू इन सब सेक्शन 1। अब ये जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सब सेक्शन मतलब एक बिजनेस है, उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गई है, किसी को बेच दिया गया है, तो लेकिन अब जिसको बेच दिया गया है उस बंदे ने तो वो आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, शैल बी अकाउंटेड फॉर and paid by the person to whom sales or other disposition of such business is made or ownership thereof is transferred, and every such person shall be liable for registration under this act। तो जिस बंदे को वो बिज़नेस दिया गया है, बेचा गया है, अब उस बंदे पे ये लाइबिलिटी हो गई है कि वो जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है, अब उस बंदे ने वो टैक्स गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करवाना है। ठीक है जी। और उस बंदे ने जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर अगर नहीं है तो रजिस्टर भी होना है इस एक्ट के तहत, और अब उस बंदे की लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ये सिंपल वर्ड्स में क्या बताया गया है कि अगर कोई बंदा अपना बिजनेस बेच देता है तो बिज़नेस बेचने के बाद उसने कमिश्नर साहब के पास जाना है, 1 महीने के अंदर उनको इन्फॉर्म कर देना है कि मैंने ये अपना बिज़नेस फलां बंदे को बेच दिया। ठीक है, अब उसकी जान छूट गई। अब जो नेक्स्ट बंदा है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के लूप के अंदर, और उसने क्या करना है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट और उन सर्विसेज का टैक्स कलेक्ट करेगा, वो अब टैक्स जो है वो देने के लायबल होगा। उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को दे, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के तहत तो ख़ुद को रजिस्ट्रेशन भी करवाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेक्शन 21 है जी, एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पर्सन। डिजीज पर्सन होता है जी जो बंदा मर गया हो, और एस्टेट कहते हैं जायदाद। अब कोई बंदा था फॉर एग्जांपल और उसने टैक्स देना था, ये वाला टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसका बिजनेस था क्या कि वो लोगों को जो है वो सर्विसेज देता था, और उसने वो बिज़नेस के दौरान क्या किया, सर्विस किसी को दी और टैक्स भी कलेक्ट करता रहा, लेकिन जिस दिन उसने रिटर्न फाइल करवाना था उससे 5-7 दिन पहले वो मर गया। ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी तो थी ना करवाना, तो इस सूरत में क्या होगा, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ डिसीज्ड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन हिज एस्टेट। उसकी जो जायदाद होगी उस जायदाद में से सबसे पहले जो उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं वो डिडक्ट की जाएंगी। फॉर एग्जांपल उसकी जो जायदाद जो है वो 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, और उसने 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का वो जो टैक्स है वो देना था, तो सबसे पहले उसकी 5 करोड़ की जायदाद में से क्या किया जाएगा, 1 करोड़ वो टैक्स जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है वो अलग कर ली जाएगी इन द हैंड्स ऑफ हिज सक्सेसर, और बाकी जो उसके सक्सेसर्स हैं, उसके जानशीन हैं, जिनके दरमियान उसकी जो जायदाद है वो डिवीजन होनी है, तो वो बाद में डिवीजन होगी। पहले क्या होगा, गवर्नमेंट के पैसे उसमें से निकाले जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 22 है जी, एस्टेट इन बैंक्रप्सी। अब बैंक्रप्सी क्या होता है जी, ये बेसिकली आपका जो दिवालिया होना है ना, दिवालिया हो जाते हैं आप। ठीक है, तो दिवालिये में क्या होगा सूरत हाल में, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिक्लेयर्ड बैंक्रप्ट, जब एक बंदे को बैंक्रप्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, द टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट शैल पास ऑन टू द एस्टेट इन बैंक्रप्सी। तो बैंक्रप्सी के अंदर जितनी भी जायदाद है
बैंकरप्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी ने किसी बैंक से कर्जा लिया हुआ था और वो अब पे नहीं करता जा रहा, कुछ इतना अरसा एक टाइम लिमिट गुजर गई है और वो जो है वो लगातार जो है वो लॉस में जा रहा था और पैसे भी पे नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, फिर उसके पैसे रिकवर करने के लिए उसके बिज़नेस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता है। तो ऐसी सूरत में वो फिर क्या है कि उसने जो ये अगर फॉर एग्जांपल उसने टैक्स भी देना था तो फिर उसकी सिचुएशन बताई जा रही है। ठीक है जी, कि टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट शैल पास ऑन टू द एस्टेट इन बैंक्रप्सी। तो बैंक्रप्सी की अंदर जितनी भी जायदाद जाएगी, फॉर एग्जांपल बैंक ने क्या कहा है कि उसकी जो बिज़नेस है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, अगर बैंक ने उसके ऊपर केस किया, ठीक है, और केस के दौरान ये डिक्री हो गई है कि ऑर्डर्स आ गए हैं कि इसका जो बिज़नेस है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए और वो बिज़नेस फॉर एग्जांपल ठीक चल रहा था या उसको चलाया जा सकता था, वो किसी और तीसरे बंदे के हवाले कर दिया जाएगा, वो उस बिज़नेस को चलाएगा, उससे प्रॉफिट कमा के, और जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, बैंकों को पैसे देने हैं, जिसको भी पैसे देने हैं, इस तरह पे किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेल्स टैक्स देना है ये जो है सबसे पहले जो है वो लाइबल होगा, ये सबसे पहले लिया जाएगा और उसकी जायदाद उसके बिजनेस के ऊपर जो है वो लागू होगा। इफ़ इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट द बिजनेस, अगर बिजनेस कंटिन्यू रहता है तो उसकी जायदाद के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, where the tax liability is incurred by an estate in bankruptcy। अभी उस बैंक्रप्सी के दौरान क्या हो रहा है कि आप सर्विसेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बैंक्रप्सी के दौरान बेशक सर्विसेज दिए जा रहे हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट होती रहेगी और वो जो थर्ड पर्सन है फिर उसने क्या करना है कि गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है। द टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी अ करंट एक्सपेंडिचर इन द ऑपरेशंस ऑफ द एस्टेट इन बैंक्रप्सी। अच्छा, ये जो जायदाद है या जो बिज़नेस है उसके करंट एसेट्स के तौर पे इसको समझा जाएगा। क्या चीज़? ये जो आपका टैक्स है इसको, और सबसे पहले इसको कलेक्ट किया जाएगा। मतलब जो भी कमाते हैं उसके करंट एसेट्स पे जितना भी खर्चा आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंडिचर आता है, करंट एक्सपेंडिचर्स, उस को सबसे ज़्यादा तरजीह किसको दी जाएगी? ये जो सेल्स टैक्स है इसको करंट एक्सपेंडिचर समझ के उनको सबसे पहले पे किया जाएगा। ठीक है जी। इन द ऑपरेशंस ऑफ एस्टेट इन बैंक्रप्सी एंड शैल बी पेड बिफोर द क्लेम्स ऑफ ऑल अदर क्रेडिटर्स आर सेटल्ड। तो अगर बैंक को देने थे, कहीं और देने थे, तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले किसको दिए जाएंगे जी? सेल्स का जो टैक्स है उसको पे किया जाएगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बैंक्रप्सी एक ऐसी सूरत हाल है जब आप की लाइबिलिटीज़, आपने कोई फॉर एग्जांपल बैंक से पैसा उठाया, 5-6 लोगों से और पैसा उठाया और पैसा उठा के एक बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन आप ड्यू डेट पे बैंक को पैसे देने के काबिल नहीं रहे, आपको वार्निंग्स भी मिलती रही और एट द एंड आप क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। तो ऐसी सूरत में फिर बैंक आपका केस या कोई भी और जिससे आपका इन्वेस्टर था जिससे आपने पैसे पकड़े हुए थे, वो आपका केस अदालत में लेके जाता है, ट्रायल होता है और अदालत आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना देती है। ठीक है, और फैसला सुनाने के बाद उसका जो बिज़नेस था वो सही चल सकता था, चलाया जा सकता था या चल रहा था। ऐसी सूरत में आपका जो बिज़नेस है उसको भी दिवालिया कर दिया जाता है और वो किसी थर्ड पर्सन के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो जब वो थर्ड पर्सन के हवाले किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि थर्ड पर्सन उस बिज़नेस से कमा के अपना हिस्सा भी रखेगा और जो बाकी लायबल हैं, बैंक है या जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके जितने हिस्से बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पे करना शुरू करेगा। तो ऐसी सूरत में अगर टैक्स भी है तो सेल्स टैक्स सबसे पहले पे किया जाएगा, बाकी सब लोगों से पहले, सब जितने भी उसके बैंक है या जो भी है उनको देने से पहले सबसे पहले किस चीज़ को सेटल किया जाएगा? सेल्स टैक्स को, जो कि गवर्नमेंट को दिया जाना है। तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी इन्होंने कही है कि वो दी जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 23, लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर बिजनेस एंटरप्राइजेज। ठीक है जी, प्राइवेट कंपनीज, बिजनेस एंटरप्राइजेज, ऐसी सूरत में जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो कौन पे करेगा वो देखते हैं। वेयर एनी प्राइवेट कंपनी और बिजनेस एंटरप्राइज इज वाउंड अप। वाउंड अप का मतलब है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या बिजनेस एंटरप्राइज थी, चल रही थी, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन कोई इशू हुआ और वो ख़त्म हो गई। वाउंड अप, उन्होंने हर चीज़ जो है वो वाइंड अप कर दी है, ख़त्म कर दी है। एंड एनी टैक्स चार्जेबल ऑन पेबल
आर पेएबल बाय द कंपनी आर बिजनेस एंटरप्राइज, लेकिन उस कंपनी ने क्या करना था, कोई भी टैक्स जो था वो पे करना था लेकिन नहीं किया और बिजनेस ही ख़त्म कर दिया। वेदर बिफोर आर इन कोर्स, जो कि जनरेट हुआ था जो टैक्स, चाहे बिफोर या उसके काम के दौरान कंपनी के, आर आफ्टर इट्स लिक्विडेशन, या बेशक उस कंपनी के ख़त्म होने के बाद कोई जनरेट हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पीरियड कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी आर बिजनेस एंटरप्राइज, और जो उस कंपनी से वो टैक्स जो है वो रिकवर नहीं किया जा सका। एवरी पर्सन हु वाज एन ऑनर आर पार्टनर आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई भी बंदा जो उस पर्सन का ऑनर था, पार्टनर था, डायरेक्टर था, आर बिजनेस एंटरप्राइज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड शैल जॉइंटली एंड सेवरली विद सच पर्सन बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ सच टैक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई कंपनी है और वो कंपनी अपना बिज़नेस ख़त्म कर देती है, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स है, बेशक वो उस बिज़नेस के दौरान लगा है, उस बिज़नेस के बाद लगा है, उस बिज़नेस की लिक्विडेशन के साथ लगा है, और वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया गया, ठीक है, जो पे किया जाना था, लेकिन गवर्नमेंट को उस बिज़नेस के ऊपर जो टैक्स क्रिएट हुआ और वो उस बेशक मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्विस प्रोवाइडर ने टैक्स सर्विस दे के टैक्स लेता रहा 16%, और एट द एंड जिस दिन जमा करवाना था 30 दिन रिटर्न फाइल होना था, उसने बिजनेस ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसी सूरत में कौन जिम्मेदार होगा? जो उस कंपनी के पार्टनर थे, डायरेक्टर थे और जो भी ऑनर थे वो लायबल होंगे, ज़िम्मेदार होंगे, और उनके ऊपर जो है वो जॉइंट केस भी किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया जॉइंट के सब के ऊपर इकट्ठा ही जो है वो एक ही केस किया जाए, या फिर उनको सेवरली सबको अलग अलग जो है वो डील किया जाए, और उनमें से जो भी एक बंदा टैक्स दे देगा तो इस तरह क्या होगा कि वो सारे सब की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ इसके अंदर बयान की गई। उसके बाद है जी नेक्स्ट सेक्शन 24 असेसमेंट ऑफ टैक्स। असेसमेंट ऑफ टैक्स होता है बेसिकली टैक्स का तखमीना लगाना। ठीक है, टैक्स जो है उसका हिसाब किताब लगाना कि कितना टैक्स होगा। अब ये देखते हैं कैसे क्या चीज़ इसमें बताई गई है। Where on basis of any information acquired during an audit, inquiry, inspection or otherwise, an officer of the authority is of the opinion that a registered person has not paid the tax due on taxable services provided by him or has made short payment। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि जब भी आपकी जो इदारा है, अथॉरिटी जो है, वो ऑडिट करती है किसी भी बिज़नेस का या इंक्वायरी करती है, इंस्पेक्शन करती है, और उसको ये पता चलता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने या टैक्स नहीं दिया या अगर टैक्स दिया भी है तो कम दिया है। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय हिम और हैज़ मेड शॉर्ट पेमेंट। शॉर्ट पेमेंट का मतलब है कम दिया। द ऑफिसर शैल मेक एन असेसमेंट ऑफ द टैक्स। ऑफिसर क्या करेगा, अथॉरिटी का ऑफिसर जो है वो उस टैक्स का तखमीना लगाएगा कि कितना कम दिया गया है या कितना दिया जाना था और नहीं दिया गया। एक्चुअली पेएबल, एक्चुअली जितना भी पेएबल है, बाय द पर्सन एंड शैल इम्पोज अ पेनल्टी। फिर उसके ऊपर क्या है, जुर्माना लगाया जाएगा। एंड डिफॉल्ट सरचार्ज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 48 एंड 49। फिर क्या करेगा ऑफिसर साहब, क्या करेंगे कि एक तखमीना लगाएंगे कि इतना टैक्स दिया जाना था लेकिन इतना दिया गया है और ये कोई टैक्स के अंदर गड़बड़ की गई है। ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा कि उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसके ऊपर जुर्माना, उसको सज़ा होगी, या फिर उसके ऊपर चार्ज डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। हमने पढ़ा था कि एक मुद्दत के अंदर, एक फॉर एग्जांपल 30 दिन के अंदर आपने टैक्स देना था, नहीं दिया, उसके बाद जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जाता है उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। ठीक है, तो आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। ये ऑर्डर दिए जाएंगे एक ऑफिसर की तरफ से। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड। अब ये जो ऊपर वाला ऑर्डर है ना, पेनल्टी का ऑर्डर या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का ऑर्डर, ये तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक unless a notice to show cause is given to a person in default within 8 years from the conclusion of tax period to which the assessment relates।
अच्छा, तब तक नहीं किया जा सकता, आप ये ऑर्डर नहीं कर सकते पेनल्टी का। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो आपने तखमीना लगाया है जिस बंदे के बारे में, उसको शो काज नोटिस भेजना है। शो काज नोटिस का क्या मतलब है, उस बंदे को एक नोटिस भेजा जाएगा और उसको कहा जाएगा कि मेरा भाई आप आएँ ऑफिस में और आके आपने ये जो गड़बड़ की है, आपने जितना टैक्स देना था इतना दिया है, आके अपनी रीज़न बताएं। ठीक है, इसको कहते हैं शो काज, अपनी काज बताएं, रीज़न बताएं। ठीक है, फिर वो ऑफिस में आके अपनी जो है वो रीज़न बताएगा। और उसके बाद ये जो शो काज नोटिस भेजना है ना, इसकी भी उन्होंने एक टाइम पीरियड बताया है कि ख़ास टाइम पीरियड तक आप शो काज नोटिस भेज सकते हैं और उसके बाद वो ऑर्डर पे अमल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब वो पीरियड क्या है, वो है 8 ईयर। अब 8 ईयर किस में है, फॉर अ टैक्स पीरियड्स एंडिंग बिफोर 1 जुलाई 2022। वो कह रहे हैं कि अगर 1 जुलाई 2022 से पहले का कोई केस है, फॉर एग्जांपल 2021 का कोई केस है, तो ऐसी सूरत हाल में 8 साल का टाइम है ऑफिसर के पास कि 8 साल के अंदर वो किसी भी जो बिज़नेस है उसकी इंस्पेक्शन वगैरह करके उसको शो काज नोटिस भेज सकता है। ठीक है, अगर 2021 में है तो 2029 तक 8 साल बनते हैं, तो 8 साल का टाइम है। ये आपने याद रखना है कि अगर 2022 से पहले का कोई केस है तो उसको 8 साल का टाइम दिया गया, 8 साल के अंदर अंदर उसको शो काज नोटिस भेजा जा सकता है, उसके बाद नहीं। अब आगे चलते हैं। एंड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स पीरियड टू विच द असेसमेंट रिलेट फॉल्स फॉर अ टैक्स पीरियड्स एंडिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई अच्छा, ये दूसरी सिचुएशन है। एक तो हमने ये पढ़ लिया ना कि 1 जुलाई 2022 से पहले का कोई होगा केस, तो उस सूरत में शो काज नोटिस 8 साल के अंदर अंदर भेजा जा सकता है। अगर 2022 के बाद का कोई केस है, 1 जुलाई 2022 के बाद का कोई केस है, फॉर एग्जांपल 2023 का कोई केस है, तो ऐसी सूरत हाल में 5 साल का टाइम है। 5 साल के अंदर शो काज नोटिस भेजा जा सकता है और उस पर ऑर्डर लगाया जा सकता है, उसको पेनल्टी या सरचार्ज वगैरह किया जा सकता है। ठीक है जी, ये याद रखना है। एक ख़ास पीरियड्स लगाए गए हैं। 1 जुलाई 2022 से पहले हो तो 8 साल और 1 जुलाई 2022 का बाद हो तो 5 साल। उसके अलावा स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम, आपने एक प्रॉपर ग्राउंड्स, एक प्रॉपर रीज़न लिखनी है उस शो काज नोटिस के अंदर कि उसको क्यों बुलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब उसने जो गड़बड़ की है उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी होगी। एंड द सेड ऑफिसर शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन, और उसको बुलाना ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है उसका वहाँ पर आके और जो उसने अपनी काज जो है वो बतानी है, वो भी ज़रूरी है। मेड बाई सच पर्सन एंड प्रोवाइड हिम विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इफ़ द पर्सन सो डिज़ायर। अगर पर्सन चाहता है कि वो अपनी कोई डिटेल देना चाहता है, अपना डिफेंस देना चाहता है, या फिर अपने बारे में वो जो उसने गड़बड़ की है उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहता है और वो क्लैरिटी करना चाहता है, तो उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है भाई, आप जाएं, आपके पास हफ्ते का टाइम है, आप जाके अपने जो हैं वो रिकॉर्ड्स वगैरह लेके आएँ, अपनी क्लैरिटी करें। अगर आपने बेईमानी नहीं की तो ये उसको टाइम दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं सब सेक्शन 3 की तरफ। An order under subsection 1 shall be made within 1 year from the end of the financial year in which the show cause notice is issued. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि ये जो शो काज इशू किया जाएगा, शो काज नोटिस, उसके बाद फिर ये नहीं कि वो केस 5 साल तक ही चला रहे, ऐसा नहीं होगा। आपने 1 साल के अंदर अंदर, एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ये केस निपटा देना है। ऑर्डर जो है वो अगर उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, सरचार्ज लगता है, तो लगा देना। 1 साल के अंदर आपने ये केस सॉल्व करना है, ये टाइम लिमिट बता दी गई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के केसेस आपको पता है 20-20, 50-50 बल्कि कई जनरेशनों तक चलते रहते थे, इसलिए उन्होंने ये टाइम लिमिट लगा दी है कि जल्दी ख़त्म करना है। उसके बाद सब सेक्शन 4 है जी। इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सब सेक्शन 3, ये जो पीरियड्स हमने बताए हैं 2022 से पहले वाला और 2022 से बाद वाला, ठीक है, उसकी कंप्यूटेशन के अंदर एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स आर एडजॉर्न्ड ऑन आर ऑफ अ स्टे ऑर्डर आर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 69 शैल बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आगे एक्सप्लेन की गई है
कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रीसीडिंग्स हैं उनके अंदर कोई डिले आया है, ठीक है, या फिर उनको कोई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या हो गया कि सेक्शन 69 जिसके अंदर अपील्स हैं, ठीक है, और कोई जो है रिवीजन्स हैं, कोई ऐसा मामला होता है तो उसके अंदर अगर अपील्स के अंदर 15 दिन का टाइम दिया गया है या 30 दिन का टाइम दिया गया है या फिर फॉर एग्जांपल 6 महीने स्टे ऑर्डर लगा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में ये जो टाइम 6 महीने है, 15 दिन है, 30 दिन है, ये उस 1 साल के टाइम पीरियड में से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन आगे कर दी है कि इस 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ना स्टे का और अपील्स का, रिवीजन्स का, ये शामिल नहीं होगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसके बाद जो 1 साल है वो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 5 है, एन ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 1 may be further amended as may be necessary when on basis of any additional information acquired during an audit, inquiry, inspection or otherwise the officer is satisfied that। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ऑफिसर एक ऑर्डर देने लगा था लेकिन उसने क्या किया कि फर्दर इंस्पेक्शन करवाई, इंक्वायरी करवाई या फिर ऑडिट करवाया और उसने ये देखा कि कुछ और भी इसमें गड़बड़ है, ठीक है, ये जो तखमीना है ये कम लगाया गया है या इसमें क्या है कि चेंजेस होने चाहिए, इस जो ऑर्डर है इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, तो ऑफिसर के पास ये पावर्स हैं कि वो उन ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकता है। मतलब जो उसने पेनल्टी या फाइन लगाया उसको भी चेंज किया जा सकता है। इसमें 2-3 सिचुएशंस भी हैं, वो देख लेते हैं। पहली सिचुएशन है एनी टैक्स हैज़ बीन अंडर असेस्ड और असेस्ड एट लो रेट, ठीक है, मतलब ये कि ऑडिट इंक्वायरी दोबारा फर्दर उसकी डिटेल में जाया गया, ठीक है, और ये देखा गया है कि जो तखमीना पहले लगाया गया था वो जो है वो थोड़े रेट्स पर लगाया गया था, ठीक है, अंडर असेस्ड उसको मतलब तखमीने को कम लगाया गया है या फिर लो रेट पर लगाया गया, मतलब जिस रेट पर लगना चाहिए था नहीं लगाया गया, तो अब उसको चेंज करके उस रेट पर लाया जा सकता है, ये ऑफिसर के पास पावर है। दूसरा है बाई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाई पर्सन हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट, मतलब जो पहले तखमीना लगाया गया था उसके अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज थी जो नहीं काउंट की गई थी और काउंट की जानी थी और एस्केप हो गई, तो अब उन सर्विसेज को दोबारा क्या किया जा सकता है, उस जो ऑर्डर है उसके अंदर शामिल करके और मज़ीद पेनल्टी या सरचार्ज लगाया जा सकता है। The provision of subsection 2, 3 and 4 shall be applicable to an order passed under subsection 5। तो ये जो आपने एडिशन की है ये सारी चीज़ें एडिशन वाली ये आप उसके शोकाज नोटिस में भी बताएंगे, ठीक है, उसी के अलावा उसकी जो ऑर्डर है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें पिछले जितने भी सब सेक्शंस हैं उन पे अप्लाई होंगी। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 24A, डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी। मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी की डिटर्मिनेशन कौन कर सकता है वो इसमें बताया गया है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 24, जो सेक्शन 24 है, एक तो उसके अंदर सारी चीज़ें बता दी गई गड़बड़ वाली, उसके अलावा वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन पैसे नहीं दे सकता, वो अपना रिटर्न जमा नहीं करवा सका, एन ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी का जो ऑफिसर है उसके पास ये पावर होती है, शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ने कंडीशंस लगाई हैं उनको फॉलो करते हुए ऑफिसर साहब क्या करेंगे, डिटरमिन द मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, उस रजिस्टर्ड पर्सन के मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी जो है उसको स्पेसिफाई कर देगा वो ऑफिसर कंडीशंस को फॉलो करते हुए, और फिर उस मिनिमम लाइबिलिटी को पे करेगा कौन, जो टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है वो पे कर देगा। ठीक हो गया जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट। आई होप कि ये जो सेक्शंस चैप्टर 3 के थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस एक्ट को कंप्लीट किया जाए, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसको बनाने पे थोड़ा टाइम लगता है, तो हम 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी रिवीजन और कुछ
जो है वो इसके सेक्शंस इंपॉर्टेंट मैं साथ भी बताता जा रहा हूँ, और उसके बाद एक अलग से भी वीडियो बना दी जाएगी, तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स अच्छे हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।